विदेशी जमीन पर अपने देशवासियों की सैन्य टुकड़ी बनाना आसान नहीं होता, खासकर जब पूरा विश्व एक ऐसे युद्ध में व्यस्त है जिसके अंत का कुछ पता नहीं। ऐसे में ब्रिटिश सेना में भारतीयों की संख्या भी अथाह थी। जाहिर सी बात है, इनमें से कुछ मारे जाएंगे तो कुछ युद्धबंदी के तौर पर भी रखे जाएंगे। सुभाष ने उन्हीं युद्धबंदियों के सहारे अपनी सैन्य टुकड़ी की नींव डाली, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। इसी के तहत 21 मार्च 1942 को पूर्वी जर्मनी के फ्रैंकनबर्ग शिविर में कुछ 1200 युद्धबंदियों की आगे की रणनीति को लेकर कर्ट क्रैब, जो कि जर्मन मिलिट्री ऑफिसर थे, सुभाष के साथ थे। वो दोनों उस तरफ बढ़े जहां कुछ दर्जन भर से ज्यादा युद्धबंदी थे। इन युद्धबंदियों ने सुभाष की सेना में शामिल होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया था। सुभाष जब उनके सामने गए तो युद्धबंदियों ने बड़े ही अनमने ढंग से सुभाष को देखा, लेकिन सुभाष उन सभी की आंखों में झांक रहे थे। सुभाष ने उनसे इशारे में पूछा कि उनमें नायक के तौर पर कौन है। जवाब में एक ने हाथ ऊपर लहराते हुए अपना नाम कप्तान अमानुल्लाह बताया। उसके तरीके से साफ लगा कि उसे ना तो बोस की परवाह थी और ना ही अगले पल के किसी परिणाम की। मिस्टर बोस, अगर आप भी अपने साथियों वाली ही बात दोहराना चाहते हैं जो वो पिछले 3 दिन से हमें सुना रहे हैं, तो आपका और अपना समय बिना बर्बाद किए मैं बता देना चाहता हूँ कि हम शाही शपथ के तहत बंधे हुए हैं। हम बाकी युद्धबंदियों की तरह नाजियों से मिलकर दगाबाज नहीं बन सकते। शपथ ली है तो हमारी वफादारी भी अंग्रेजों के साथ रहेगी और हमें युद्धबंदी की तरह शिविर में कैद रहना मंजूर है, लेकिन गद्दारी नहीं। अमानुल्लाह की बात पूरी होते होते कुछ और लोग उसका साथ देने के लिए उसके आसपास खड़े हो गए थे। एक तरह से यहाँ जितने भी जमा हुए थे सब भारतीय सेना के ही थे, लेकिन उन पर हक ब्रिटिश शासन का था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते। हम इसके लिए किसी पर जोर जबरदस्ती भी नहीं करते, और मैं किसी पर भी जोर जबरदस्ती करने वाला होता कौन हूं। लेकिन मुझे इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि तुम खुद को वफादार मानते हो और यहां जो हमारे साथ हैं उन्हें तुम गद्दार समझते हो। आप क्या सोचते हैं या समझते हैं, हमें यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भी आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि हमारे पास आपको सुनने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। ये वाकई में एक अजीब विडंबना है कि जिस इंसान को कुछ 5 साल पहले गांधी और नेहरू के बराबर समझा जाता था, जो कलकत्ता का पूर्व मेयर रह चुका हो, जिन्हें शायद यही सिपाही गिरफ्तार कर रहे होते, वो आज उनसे जर्मनी में उनके सामने खड़े होकर अपनी बात कह रहा था। अमानुल्लाह के जवाब पर उसके साथी इतराए भी, लेकिन उन सभी में सुभाष को सुनने की उत्सुकता दिख रही थी, क्योंकि सुभाष की बातों में इतना वजन था कि पहले दर्जन भर लोग उनकी सेना में शामिल हुए, फिर 100 और फिर कुछ 1000। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो फासिस्ट घोषित हो चुके थे। उनकी सैन्य टुकड़ी को गद्दारों का दल जैसे नाम मिले थे और इन सब बातों से वो अनजान भी नहीं थे। तो बताओ कप्तान, तुमने किस बात की शपथ ली है और किसके लिए ली है? उसी शाही शासन के लिए और उसी के पक्ष में ना। हम लोकतंत्र की जीत चाहते हैं, ना कि किसी तानाशाह की। इस बात पर अमानुल्लाह को उसके साथियों की सहमति मिली, लेकिन सुभाष को इस जवाब पर हंसी आ गई। इस अंधकार से निकलो। तुमने एक शपथ ली है जिसके तहत तुम गुलाम ही रहना चाहते हो, और तुम जिसके गुलाम हो उसको बचाने के लिए लड़ रहे हो। तुम्हें देश को बचाने के नाम पर इस युद्ध में झोंक दिया है। तुम 1000 किलोमीटर दूर जाकर लड़ रहे हो और उनके हाथों मारे जा रहे हो जो पहले से आजाद है। जिन जर्मन, इटालियन या जापानी से तुम लड़ रहे हो, उनकी लड़ाई अंग्रेजों से है ना कि भारतीयों से? तुम जैसों का इस युद्ध में शामिल होना साबित करता है कि क्यों 1857 की लड़ाई सफल नहीं हुई। अगर मुझे और मेरे सैनिकों को तुम गद्दार समझते हो तो ये बताओ कि तुम्हें निर्देश देने वाला भारतीय कौन है?
वाइसराय या जनरल ऑचिंक्लिक या वॉवल? हम एक पेशेवर सैनिक है, ना कि नाजी हत्यारे, इसलिए हमें नैतिकता मत सिखाओ। ये जो पेशे का भूत सवार है ना मेरे भाई, इसी ने ब्रिटिश सेना की नींव डाली है। इसी पेशे ने बर्मा और सिंगापुर को भी गुलाम बनाकर रखा है। इसी पेशे के बदौलत वो अफगान को काबू में रखते हैं, क्योंकि इसी के सहारे उन जोकरों का झंडा लहराता रहता है। गुलाम बनाकर वो हर गुलाम को एक दूसरे गुलाम से लड़ाते हैं, लेकिन तुम जैसे लोग उसे पेशा समझते हो, और वहीं हम जैसे लोग जो उनके खिलाफ बंदूक लेकर खड़े हुए हैं, तो हम गद्दार लगते हैं। वाह! इस बात पर किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन सुभाष चुप नहीं बैठना चाहते थे। उन्होंने अपनी बात आगे रखी। क्या जलियांवाला बाग में नागरिकों पर जनरल डायर ने खुद गोलियां चलाई थी? क्या उसने गोरखा सिखों की फौज को उन निहत्थे नागरिकों पर 1600 गोलियां बरसाने का आदेश दिया था? क्या आप जानते हैं कि आपकी इस सेना के उच्च अधिकारी ने आपकी सेना के लिए क्या कहा था? खामोशी किसी मातम की तरह पसर गई थी। सुभाष की बातों का किसी सैनिक के पास कोई जवाब नहीं था। ये उनके लिए ऐसा था जैसे किसी दूसरी दुनिया में किसी और के सामने खड़े हों। उनसे आज तक किसी ने इस तरह का सवाल नहीं किया होगा। जिन्हें सुभाष की अंग्रेजी नहीं समझ आई, वो बगलें झांकने लगे, लेकिन सुभाष यहां भी नहीं रुकना चाहते थे। 1857 के ठीक 5 साल बाद भारत के लिए जो सचिव नियुक्त थे, चार्ल्स वुड, उसने साफ शब्दों में कहा था कि भारतीयों के माध्यम से अपनी सेना ऐसी बनानी है जो सबसे अलग रहे और कभी एकजुट ना हो पाए। उसने कहा था कि उन्हें बांटकर ऐसा बनाना है कि सिख हिंदू पर गोली चलाए और गुरखा सिख पर। इसलिए जब जलियांवाला बाग कांड हुआ तो चार्ल्स वुड की बात सही साबित हुई। महज तनख्वाह के लिए अंग्रेज की कठपुतली बने हो और अपनों पर ही गोलियां बरसाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो, तो अपने गिरेबां में झांक कर देखो और खुद से पूछो कि क्या तुम उनके साथ बैठकर खाना खा सकते हो? यहां मौजूद युद्धबंदियों के पैरों से जैसे जमीन खिसक रही थी। सब एक दूसरे को सवालिया नजरों से देख रहे थे। लग रहा था जैसे वो विचलित हो रहे हैं और अपने फैसले से पीछे हटने वाले हैं, लेकिन शायद सुभाष अभी कुछ और भी कहना चाहते थे। तुम्हें पता है ऐसे तुम किसका भला कर रहे हो? तुम्हें कभी मन नहीं करता जो बंदूक तुम्हारे हाथ में है उससे अंग्रेजों को खत्म करें? महज वेतन और राशन के लिए तुम्हें उनकी गुलामी में जीना सही लगता है? तुम उनकी सेना में भर्ती होकर उनकी सेना बने हो, भारत की नहीं। तुम्हारी तरह मैं भी वहां कलेक्टर बनकर उनका हिस्सा बन सकता था, लेकिन मेरी आत्मा ने इसकी इजाजत नहीं दी और मैंने वो पद छोड़ दिया। मैं भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना, लेकिन मुझे वहां भी मेरे ज़मीर ने बताया कि ये सब छोड़ना ही समझदारी होगी। हाँ, क्योंकि मैं लड़ना चाहता था। गुलाम बनकर नमक हलाली में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा मकसद है देश की आजादी, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। आप लोगों ने शपथ हिंदुस्तान के लिए नहीं, शाही घराने के लिए ली है। इसलिए युद्ध खत्म होने तक आप सब आराम से युद्ध बंदी के तौर पर शिविर में रहिए, जहां आपके लिए रेड क्रॉस की तरफ से राशन भी मुहैया की गई है। और युद्ध खत्म होने के बाद आप सभी को शाही परिवार की तरफ से शायद पेंशन भी मिले। ना मैं आप पर कोई दबाव डालूंगा और ना ही शिविर में आप पर कोई ऐसा करेगा। ये मेरा वादा है। हम अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं, और आप अगर इससे इत्तेफाक नहीं रखते तो कोई बात नहीं। जय हिंद। सुभाष इतना कहकर आगे बढ़ गए थे और पीछे पलट कर नहीं देखा। इसके बाद भी उन्होंने जानने की कोई कोशिश नहीं की, लेकिन शाम तक उन्हें क्रैब का एक संदेश मिला जिसमें लिखा था 126 में से 54 आपकी सेना में शामिल होना चाहते हैं।